यस, सभी स्टूडेंट्स ने कल का सेशन अटेंड किया है, सो सभी को आइडिया आया होगा कि सेल्सफोर्स क्या होता है। और सेल्सफोर्स में जो अपेक्स प्रोग्रामिंग सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बैकबोन की अगर हम बात करें सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में, ठीक है, सो अपेक्स प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, वहां पर प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। हमने कल के सेशन में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, राइट। आज हम थोड़ा इससे एडवांस जाएंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि कल हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया था, ठीक है। कौन बताएगा? हम्म बता सकते हैं आप क्या क्या चीजें हमने कल डिस्कस किया था? यस। हमने कुछ बेसिक्स करे थे। आई मीन कि सेल्सफोर्स क्या होता है और प्लस हम्म एपेक्स क्या होता है। करेक्ट। एंड एपेक्स के अंदर हमने थोड़ी बहुत चीजें देखी थी लाइक डेटा टाइप। आपने बस ओवरऑल बताया था, कुछ डिटेल्स में तो नहीं गए थे हम। करेक्ट। तो या ओके गाइस, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अपेक्स प्रोग्रामिंग। हमने प्रोग्रामिंग के बारे में पहले समझा कि एक प्रोग्रामिंग क्या होती है, अब लैंग्वेज क्या होती है, फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सारी चीजें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कोई बताएगा मुझे कि हमने जब डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, क्योंकि हमने एक सेंटेंस दिया कि अपेक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा, तो हमें पता तो होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कौन बताएगा? Hello, sir. यस। Sir, this is a methodology हम्म which is taken from the real world यस, to simplify the development. करेक्ट, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है विच इज टेकन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने के लिए एक न्यू टेक्निक आई, उस टेक्निक को हम यहां पर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक, ठीक है। जिसमें कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। अब क्या क्या कंसेप्ट्स है उसमें, हम जिसको फीचर्स भी कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये सभी क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स है। और जो लैंग्वेज इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करती है, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपेक्स भी इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करता है, इसीलिए हम अपेक्स को क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब हमें यहां पर इन सभी कंसेप्ट को स्टार्ट करना है। कल हमने एक प्रोग्राम रन किया था, देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने कुछ भी नहीं, एक चीज इंप्लीमेंट किया कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और एक मेथड डिक्लेयर किया, सिंपल, ठीक है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे इंपॉर्टेंट। अब हमने स्टार्ट किया है, हमें कोड इंप्लीमेंट करना है। कोड के लिए आपने कहा कि हमें क्लास बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि ये क्लास और ऑब्जेक्ट ये चीजें क्या होती है, ठीक है। सो फर्स्ट हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में कि व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कोई आइडिया क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में? पहले ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सबसे पहला टर्म आता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। बताइए व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Sir, it is the instance of the class. इंस्टेंस ऑफ द क्लास, यस, वेरी गुड। और Object is a database table where we can store the information in the form of field and column. ओके, तो सेल्सफोर्स के टर्म में हो गया कि सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स Any real world entity रियल which वर्ल्ड has एंटिटी। simple देखिए अब behavior. आपको कितनी सारी डेफिनेशंस मिली ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, एज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, और एक प्रोग्रामिंग की टर्म में, ठीक है। अब यहां पर जो ये टर्म आई ऑब्जेक्ट, ये उसी फॉर्म में आता है कि रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है? कि रियल वर्ल्ड एंटिटी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उसको कंसिडर कर लेते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसके थ्रू आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, चाहे वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट।
सो ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, ये आपको हर जगह पर डेफिनेशन मिलेगी ऐसी, विच हैज स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, ठीक है, इस यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करती है कोई भी एक चीज, तो उसका स्टेट होगा, बिहेवियर और आइडेंटिटी होगी, चाहे वो एक लिविंग थिंग है या फिर वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको हमने कंसिडर किया एक ऑब्जेक्ट। एक ही ऐसा टर्म है जो हर एक चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये प्रोग्रामिंग के टर्म में कैसे आया कि अगर मुझे कोई एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है या फिर कोई भी चीज मुझे बिल्ड करना है, तो मैं पहले कंसिडर करूंगा इसका, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव हुआ। अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ, अब इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास स्टेट क्या है, फिर उसके बिहेवियर्स क्या है, और आइडेंटिटी मतलब उसका एक नाम हम देंगे। ठीक है, तो वो हमें यहां पर पहले आइडेंटिफाई करना होगा। फिर देखिए प्रोग्रामिंग को यहां पर इसको इंप्लीमेंट करना कितना सिंपल होता है। फिर ये इसका ब्लूप्रिंट बनाना होगा हमें, पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर मुझे एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो एक प्रोसेस होते हुए जाएगा, राइट। अब देखिए, सो आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई भी ऐसी चीज, तो उसका हमें स्टेट और बिहेवियर आइडेंटिफाई करना होगा। अब इसी को हम फिर टेक्निकल टर्म्स में भी डिस्कस करेंगे, पहले हम यहां पर इसको रियल वर्ल्ड के साथ इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो कोई भी एग्जांपल अगर आप लेते हैं, चाहे फिर वो आपका मोबाइल फोन है, चाहे फिर वो आपका कार है, आपकी बाइक है, हर एक चीज है, तो यहां पर क्या होता है? उसका स्टेट, बिहेवियर। अब अगर हम स्टेट की बात करें, देखिए स्टेट का मतलब होता है यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज, कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मोबाइल की प्राइसिंग, मोबाइल का कलर, ठीक है, मोबाइल का मॉडल, इसकी हाइट, इसकी वेट, इसका वेट, ये सारी चीजें क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज है उस मोबाइल की। और सेकंड जो हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं वो है हमारे पास बिहेवियर। ओके, और बिहेवियर को हम डिफाइन करें फंक्शनैलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? सो मोबाइल की क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, क्या क्या फंक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है मोबाइल? कॉलिंग है, मैसेजिंग है, ठीक है, गेमिंग, ये सारी क्या है? ये सभी इसकी बिहेवियर्स और फंक्शनैलिटीज है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना और उसकी फंक्शनैलिटीज को आइडेंटिफाई करना। अब ये तो हर चीज के लिए, आप चाहे फिर एग्जांपल लीजिए, किसी एनिमल का एग्जांपल लीजिए, डॉग है, अब डॉग के लिए भी उसका नाम है, उसका कलर है, ठीक है, फिर लेग्स, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, फिर उसके बिहेवियर्स, फंक्शनैलिटी, कि वो बात करता है, ठीक है, बाइट करता है, ये सारी चीजें। ओके, अब वही हमें यहां पर डिफाइन करना होगा। अब इसको डिफाइन कहां पर करेंगे? तो उसके लिए हमें यहां पर एक ब्लूप्रिंट बनाना है। अब उस ब्लूप्रिंट को हम यहां पर कहते हैं क्लास। ठीक है, पहले हम इसको किस में डिफाइन कर रहे हैं? एक रियल वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लास की अगर हम बात करें, तो क्लास को हम सिंपल टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ए क्लास is a blueprint for creating the objects। ठीक है, अब इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम इसका ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, और ब्लूप्रिंट कहां पर बनाते हैं? क्लास में। तो क्लास होता है ब्लूप्रिंट उस ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर उस ब्लूप्रिंट से आप ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब सेम, तो यहां पर अगर हम बात करें, तो अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है, जो फंक्शनैलिटीज है, वो कहां पे डिफाइन कर रहे हो? आप इस क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर आप डिफाइन कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज। अब वैसे ही अगर हम बात करें, देखिए इसी को हमने बाइंड किया क्लास के अंदर, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? क्लास में, क्लास को अगर आप टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करें, सो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ, देखिए अब इन प्रॉपर्टीज को एंड फंक्शनैलिटीज को अगर हम टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करें, ठीक है, अगर हम इनको टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करें, तो इन प्रॉपर्टीज को हम यहां पर कहते हैं डेटा मेंबर्स। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज में आप क्या होल्ड कर रहे हो? आप उनका डेटा होल्ड करते हैं कि किस टाइप का डेटा है, कौन सा डेटा है। जैसे कि कलर है, कलर में आपने कुछ वैल्यू को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, उसकी प्राइसिंग में आपने कुछ वैल्यू को होल्ड किया है, और वो क्या है? हमारा एक डेटा है। अब फंक्शनैलिटीज होता है यहां पर मेथड्स। अब जो भी फंक्शनल बात आएगा,
मतलब वहां पर हम कोड को इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी फंक्शनलिटीज को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीजें होती है क्लासेस में। अब टेक्निकल टर्म्स में इसको और भी हम यहां पर कहते हैं वेरिएबल्स, और ये है हमारे पास मेथड्स और फंक्शंस, ठीक है। तो यही होता है एक क्लास के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स एंड मेथड्स को हम यहां पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, डेटा और फंक्शंस, ठीक है। तो क्लास में ये दो ही चीजें मिलेंगी आपको, आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो और फंक्शनलिटी। इसके अलावा काफी सारी ब्लॉक्स होते हैं, मल्टीपल ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हमें कोड में कन्वर्ट करना है इसे ही, तो आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया, आपने जो एग्जांपल दिया, ठीक है, मोबाइल का, तो मोबाइल के लिए आपने पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसकी प्राइसिंग के लिए, कलर के लिए, ये सारी चीजें आपने इसमें डिफाइन कर लिया। अब वही हमने उसका ब्लूप्रिंट जब बनाया, अब उस ब्लूप्रिंट को हमें क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये ब्लूप्रिंट के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पहले एक घर का नक्शा बनाया, अब उस नक्शे के हिसाब से आप ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एक ही नक्शे से सेम टाइप के मल्टीपल घर बना सकते हैं, थोड़ी सी वहां पर उसमें चेंजेस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे यहां पर क्या कर सकते हो, ब्लूप्रिंट से मल्टीपल इंस्टेंसेस आप बना सकते हैं। सो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम यहां पर क्या कहते हैं, इंस्टेंस, ठीक है। देन सो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और हम यहां पर एक ब्लूप्रिंट के मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब जैसे हमने यहां पर अभी कहा, सो हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक क्लास और मोबाइल फोन। अब क्लास नेम आप कोई भी दे सकते हो, जो भी आपको नाम रखना है, तो ये हुआ हमारे लिए क्लास नेम, ठीक है। अब इस मोबाइल फोन क्लास में अब मुझे प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करना है, मुझे फंक्शंस भी डिफाइन करना है। सो मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन किया। अब आपने कहा कि मोबाइल का जो प्राइस है, मोबाइल का प्राइस आपको चाहिए, आपने कहा कि इसका कलर आपको होल्ड करना है, ठीक है, उसकी कलर की वैल्यू आपको चाहिए, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमें डिफाइन करना, उसका मॉडल नंबर क्या है वो आपको होल्ड करना है। अब इसमें प्रॉपर्टीज में क्या आता है हमारे पास, डेटा। अब हर इसमें डेटा आएगा। अब इसीलिए जब आप प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हो, आप उसके साथ उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे प्राइस मुझे होल्ड करना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप वगैरह, कितना टाइप का डेटा होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हमें यहां पर डिस्कस करना है, देखिए कि प्राइस को मुझे स्टोर करना है, तो हमें पता है कि एक इंटीजर वैल्यू, मतलब एक न्यूमरिक वैल्यू है, तो इसलिए हम यहां पर न्यूमरिक टाइप का डेटा क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिफाइन करेंगे, सो पब्लिक इंटीजर, प्राइस में फिलहाल इंटीजर ही ले रहा हूं, क्योंकि मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि हमें इतना पता है कि इंटीजर कुछ होता है, स्ट्रिंग कुछ होता है, इसीलिए, और इंटीजर मतलब न्यूमरिक वैल्यू, बाद में पढ़ाऊंगा कि उसमें कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो जो भी वैल्यू मुझे होल्ड करना है, मैं यहां पर वैल्यू को होल्ड कर दूंगा, ठीक है। देन अब मुझे इसका कलर होल्ड करना है, सो पब्लिक, देन स्ट्रिंग कलर। अब कलर यहां पर सिंगल कोट में हमें इंप्लीमेंट करना होगा, सो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं व्हाइट, ठीक है। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी इस तरीके से, तो हमने क्या किया, यहां पर प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। अब हमें यहां पर कुछ लॉजिकल पार्ट इंप्लीमेंट करना है, मतलब उसके फंक्शंस को डिफाइन करना है, तो हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं पब्लिक, देन वॉइड, एंड जो भी मेथड का नाम आपको यहां पर चाहिए, सो कॉलिंग मेथड, जो भी फंक्शन मुझे यहां पर चाहिए, आप फिर जो भी लॉजिक आप यहां पर चाहो वो लॉजिक आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, मेथड को डिफाइन करना, क्लास को डिफाइन करना बहुत सिंपल है। तो पहले आपको सिर्फ इतना पार्ट ये समझना है कि हमने एक क्लास को कैसे डिफाइन किया। अब इसके अंदर का पार्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पहले सिर्फ एक क्लास को समझिए, ठीक है। अब इसमें जो भी हम डिफाइन करते, बस वही चीजें हैं जो भी हम यहां पर डिफाइन करें क्लास के अंदर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। अब इस क्लास में जितना भी हमने डिफाइन किया है, देखिए आपको सिर्फ इतनी चीजें मिलेंगी जो फंडामेंटल्स होते हैं कोडिंग के। पहले आपने क्लास बनाया, अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस कर लेते। देखिए, अब जैसे आपने क्लास बनाया, अब इस क्लास को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल तरीके से हम बनाते। देखिए, सो जो भी क्लास नेम होगा, सो क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, एंड अब ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसके थ्रू हमने क्या किया, अभी
जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टीज, आप उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप उनकी मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। डॉट वेरी मेथड्स, देखिए जितनी मेथड्स होंगी सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। अब जैसे ही हम कॉल जाएगा, ये डायरेक्टली कॉल जाएगा उस मेथड को, वो मेथड्स एग्जीक्यूट होती है। सो कल के सेशन में हमने इतना इंप्लीमेंट किया था, हमने क्लास बनाया था, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और उसमें कुछ चीजें हमने इंप्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट किया था। अब अगर हम बात करें देखिए क्लास की, एक बार उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिफाइन कर लेते हैं। सो ये हमारा क्लास, तो क्लास को कैसे डिफाइन किया हमने, क्या सिंटैक्स है क्लास के लिए, देखिए पब्लिक, फिर आपने बताया क्लास, और फिर आपने डिफाइन किया यहां पर क्लास नेम। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे ये जो पब्लिक है, पब्लिक एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, क्लास नेम एक आइडेंटिफायर है। मतलब कि यहां पे ये जो दो है, ये कीवर्ड और ये भी मैंने कीवर्ड कहा, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ये मुझे एज इट इज ही लिखना होगा। मैं ऐसे नहीं कर सकता यहां पर मैं क्लास 2 करूं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर मैं यहीं पे माई क्लास करूं, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जो मेरे पास जो वर्ड दिया है मुझे वही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कीवर्ड क्या होता है कि जिसका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड होगा कंपाइलर के लिए, उसको पता है कि ये यहां पर इन्होंने इंप्लीमेंट किया तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, जिसके साथ भी मैं यहां पर क्लास लगाऊंगा और उसके सामने मैं ऐसे नाम दूंगा, मैंने नाम दे दिया करण, तो भी यहां पर एक क्लास बनती है। तो क्लास का नाम क्या हुआ, करण। तो क्लास के आगे में जो भी नाम लिखता हूं मैं, क्या हुआ उसका क्लास नेम। और जो भी यूजर डिफाइन होता है, जो आप नाम दे रहे हो, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। मतलब आइडेंटिफाई करने वाला कि मुझे ये क्लास नेम है। ये अपने मन से आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन उनके भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, जो कन्वेंशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या फिर जब आप एक ये एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पर डिफाइन किया, देखिए कि हमने एक एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन किया। ये कीवर्ड है, लेकिन ये किस टाइप का कीवर्ड है, एक्सेस मॉडिफायर टाइप का कीवर्ड है। सो एक्सेस मॉडिफायर टाइप, ठीक है। सो एक्सेस मॉडिफायर टाइप का कीवर्ड है। ये जो क्लास है, ये कीवर्ड यूज होता है क्लास को डिफाइन करने के लिए। ये विदाउट, अगर आपने ऐसे डिफाइन किया डायरेक्टली पब्लिक और आपने दे दिया क्लास नेम, सो माई क्लास, क्या ये पॉसिबल होगा? नो, क्योंकि कंपाइलर को कैसे समझ रहा है, कंपाइलर इनको रीड करता है क्लास, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, क्लास क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये आपको समझना जरूरी है। और आप में जितनी भी आप क्लास बताएंगे, जितनी भी आप क्लास क्रिएट कर रहे हो, आपको ये सेम टर्म्स यहां पर मिलेंगे। देखिए, सो जो फंडामेंटल्स होते हैं कोडिंग के, जिसमें आपको मिलेंगे, देखिए कीवर्ड्स, और ये हर लैंग्वेज में आपको कॉमन मिलेंगे। कॉमन मतलब ये टर्म्स मिलेंगी। हो सकता है कि वहां पर कीवर्ड्स डिफरेंट है, ठीक है, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स ऐड हुआ होगा, या फिर कुछ ऑपरेटर इस लैंग्वेज में सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लैंग्वेज में वो ऑपरेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये चेंजेस हुए होंगे। लेकिन ये चीजें वहां पर हर लैंग्वेज में होंगी। कीवर्ड्स है, वेरिएबल्स है, देन डेटा टाइप्स, देन आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, ये आपको हर लैंग्वेज में कॉमन मिलेंगे। कीवर्ड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, डेटा टाइप्स है, आइडेंटिफायर है, लिटरल्स है, ऑपरेटर है। ठीक है, सो जैसे हमने क्लास को डिफाइन किया, सो पब्लिक क्लास, क्लास नेम, और यहां से क्लास स्टार्ट हुआ, यहां पे क्लास एंड हुआ। अब ये भी हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है, एक पब्लिक एक कीवर्ड है, एक्सेस मॉडिफायर टाइप का कीवर्ड है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं और हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं। फिलहाल हमें ये बेसिक से स्टार्ट करना है, इसीलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी नीड आएगी। ठीक है, फिलहाल ये ऑप्शनल है, आपने विदाउट भी इसको इंप्लीमेंट किया तो भी चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, ये क्लास कीवर्ड। जैसे आपने वेरिएबल अभी बताया, सो अगर मैं ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, पब्लिक देन इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को यहां पर डिक्लेयर किया। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे एक्सेस मॉडिफायर नहीं चाहिए, तो आप विदाउट एक्सेस मॉडिफायर भी इसको डिफाइन कर सकते, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, देन बट ये ऑप्शनली मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब देखिए, सो अगेन
ये क्या है, एक कीवर्ड। किस टाइप का कीवर्ड, एक्सेस मॉडिफाई टाइप का। ये क्या है, इंटीजर, ये भी कीवर्ड है क्योंकि इसका मीनिंग भी ऑलरेडी फिक्स्ड है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, ये डेटा टाइप का कीवर्ड है। ये है आपका वेरिएबल, वेरिएबल नेम। और वेरिएबल नेम जो भी यूजर डिफाइंड नेम है उसको हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफायर। जो नाम आप प्रोवाइड कर रहे हो इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, ऑपरेटर। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, लिटरल। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। सो आपको कोई भी जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जो भी कोड आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसमें यही चीजें हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख रहे हो तो मेनली आपको वहां पर क्या सीखना होता है, सिर्फ कीवर्ड्स। अगर आपने हर कीवर्ड का मीनिंग पता कर लिया, मतलब आपने उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंप्लीट आइडिया आपको आ जाएगी कि वॉइड क्यों यूज हो रहा है, देन क्लास क्यों यूज हो रहा है, इंटीजर क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, बुलियन क्या होता है, इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है। ये सारी चीजें क्या है, ये सभी आपके कीवर्ड्स है। और इन सभी कीवर्ड्स को मिला के ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है। तो इन सभी को हमें डिस्कस करना है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए यही चीजें हमें यहां पर डिफाइन करना होगा। ओके, सो मुझे बताइए फर्स्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है आप लोग कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसको डिफाइन कैसे करना, यहां तक क्लियर है? यस सर। स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट हमें यहां पर स्टार्ट करना है अभी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, अब देखिए कीवर्ड्स का सिंपल मीनिंग है, अभी मैंने आपको कहा कि ये कीवर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ये हमने नहीं बनाए, ये प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी अवेलेबल कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स को हम क्या कह रहे हैं, देखिए कीवर्ड्स आर दी predefined reserved words whose meaning is fixed in any programming language. ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या है, प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स है, प्री डिफाइंड है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, उसके जो उसका जो डिफाइन कर रहे हो आप क्यों डिफाइन कर रहे हो, उसका एक मीनिंग फिक्स्ड है, कंपाइलर को वो पता है क्योंकि कंपाइलर कोड को रीड कर रहा है उन कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, अब ये हर लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, कुछ लैंग्वेज में डिफरेंट कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ लैंग्वेज में डिफरेंट कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। तो हर लैंग्वेज में आपको उन कीवर्ड्स का मीनिंग आपको सीखना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए मुझे कुछ कीवर्ड्स के, अभी आपको पता चल गया कीवर्ड्स के बारे में, तो मुझे कुछ एग्जाम्पल बताइए। इंटीजर, पब्लिक, इंटीजर राइट कीवर्ड है, पब्लिक एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, फाइनल कीवर्ड जो हमें यूज करना आपको सीखना होगा। फाइनल कीवर्ड कब यूज करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड आप यूज कर रहे हो सेल्सफोर्स में, फाइनल कीवर्ड हम यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इन सभी का मीनिंग हमें पता होना जरूरी है। न्यू कीवर्ड, आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप न्यू कीवर्ड यूज करते हो, तो ये सभी आपको पता होना है। ठीक है, सो एक्सेट्रास, तो ये सभी क्या है, ये आपके कीवर्ड्स है, और कीवर्ड्स के थ्रू क्या कर रहा है, कंपाइलर आपके कोड को रीड कर रहा है। ठीक है, अब कीवर्ड्स का मीनिंग हमें पता चला, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर तो ये हो गया कि पब्लिक आपका कीवर्ड है। अब ये जो इंटीजर है ये क्या है, ये आपका डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम ये जो लाइन लिख रहे हैं इसका यूज क्या है और ये क्यों हमने ये लाइन लिखा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे एक वैल्यू होल्ड करना था, एक वैल्यू, ये जो 10 वैल्यू है, इस 10 वैल्यू को मुझे यूज करना था मेरे कोड में। जैसे कि ये मेरा एक कोड लिखना है हमें मोबाइल फोन के लिए। अब मोबाइल फोन के लिए तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे कुछ ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड करना है जहां पर मैं मोबाइल की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा हूं, सभी मोबाइल्स की। अब आपने कहा तो फिर मुझे यहां पर क्या चाहिए, प्राइस उसका होल्ड करना है, मुझे उसकी प्राइस डिस्प्ले करानी है, मतलब मेरे एप्लीकेशन में मुझे वो कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना होगा मोबाइल की प्राइस। अब वो प्राइस कहां पर होल्ड होगी, अब यहां पर क्वेश्चन आया। अब हर आपने प्रॉपर्टीज बताया, आपने उसको आइडेंटिफाई किया वो सारी चीजें, अब आपको इसको होल्ड करना है। तो मैंने आपको कहा कि जो प्राइस है इसमें एक वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वैल्यू है 15,000। ठीक है, तो आपको पता चला कि ये तो इंटीजर वैल्यू है। अब इंटीजर वैल्यू होल्ड करना है, अब होल्ड कहां पर करेंगे, अब होल्ड भी क्यों करना है, मैं डायरेक्टली ऐसे 15,000 ऐसे क्यों नहीं यूज कर सकता हूं, मुझे वेरिएबल में क्यों डिफाइन करना है। सो देखिए, अगर आपने डायरेक्टली इसको यूज किया तो एक ही जगह पर आप इसको यूज कर पाएंगे। आपने एडिशन का कोड किया होगा, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, मैंने यहां पर क्लास बनाया और फिर मैंने यहां पर a प्लस बी को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया।
ठीक है, सिस्टम डॉट डिबग, और मैंने यहां पर किया 10 + 10, ये भी तो पॉसिबल है, बट आपने वेरिएबल ही क्यों डिफाइन किया? सो देखिए, वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज होता है। मैंने सिर्फ एक बार में इसको यूज कर लिया तो फिर इसी जगह के ये लिमिटेड होगा, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, मेरे पास एक वैल्यू है और मुझे उस वैल्यू को एक्सेस करना है हर जगह पे, मतलब मेरा कुछ कोड है और हर जगह पर मुझे उसकी वैल्यू को एक्सेस करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट के टोटल मार्क्स है, अब टोटल मार्क्स है, मुझे स्टूडेंट के लिए कुछ एप्लीकेशन बिल्ड करना है जहां पर मैं उनकी मार्कशीट को कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा हूं। अब ये जो टोटल मार्क्स है वो मुझे यूज करना है, मैं हर जगह पर यहां पर ऐसे तो नहीं यूज कर सकता, 100 100 10 जगह पर मुझे इसको यूज करना पड़ रहा है, तो मैं हर जगह पर ऐसे यूज नहीं करूंगा। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, एक जगह पर इसको रखूंगा और फिर उसमें वो मार्क्स होल्ड करके रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जो मैंने नाम दिया उसको यूज करके मैं हर जगह पर इसको एक्सेस कर सकता हूं। अब मेरे अगर मुझे चेंज भी करना है तो मैं एक जगह से इसको चेंज कर लूंगा, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे की लॉजिक क्या है। जो वेरिएबल आप बनाते हो, मेनली वेरिएबल का यूज सिर्फ इतना है कि वो क्या कर रहा है, उस वैल्यू को होल्ड कर रहा है। जब आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो हमें उस डेटा को स्टोर करना है। अब इस एप्लीकेशन की कुछ मेमोरी पार्ट रहेगा, डेटा कहां पर होल्ड होगा, मेमोरी में। अब ये इसकी मेमोरी है, अब इसकी मेमोरी में ये कहां पर स्टोर हो रहा है। अब जैसे कि मैंने यहां पर मुझे ये 10 वैल्यू चाहिए, अब ये 10 वैल्यू कहां पर होल्ड रही है, मैंने डायरेक्टली 10 डिफाइन किया तो ये कहीं पर भी रैंडमली स्टोर होता है, ठीक है, कोई कहीं पर भी ये रैंडमली स्टोर हो रहा है। आप जो नाम दे रहे हो इसका, ये इसके मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, ठीक है। आपने कहा a = 10, तो यहां पर ये जो वेरिएबल है कहीं पर उसकी एक ये आती है मेमोरी लोकेशन, और वहां पर आपने वैल्यू को होल्ड किया है 10, ठीक है। अब जब आप इस a को एक्सेस कर रहे हो, आप उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हो। अब जैसे आप इसको एक्सेस करेंगे a को, तो a आपको रिटर्न करेगा 10, क्योंकि अगर आपने मेमोरी लोकेशन को नाम नहीं दिया, यहां पर 10 स्टोर हुआ, यहां पर 100 स्टोर हुआ, यहां पर 20 स्टोर हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहां पे है, ठीक है। सो हमें उस लोकेशन को नहीं पता होना चाहिए, तो यहां पर इसीलिए हम इस वेरिएबल को ही एक्सेस करेंगे, उस एड्रेस को एक्सेस करेंगे कि वो डेटा मैंने किस एड्रेस पे स्टोर करके रखा हुआ है। तो जैसे आप वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, वेरिएबल के एड्रेस पर जो वैल्यू रखी होगी वो वैल्यू आपको रिटर्न होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है आपके वेरिएबल्स का। सो वेरिएबल्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, डेटा को होल्ड करने के लिए, और जो वैल्यू हम वेरिएबल्स में यूज कर रहे हैं वो इन फ्यूचर चेंज हो सकती है, ठीक है, इसीलिए हम उसको वेरिएबल कह रहे हैं, मतलब वो वैरी हो सकती है। जैसे कि पहले मैंने स्टोर किया a = 10, फिर a में ही यहां पर 100 भी हो सकता है। जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन बिल्ड किया, गेमिंग एप्लीकेशन, मुझे वहां पर स्कोर कैलकुलेट करना है, सो स्कोर तो अपडेट होता रहेगा हमेशा, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो वेरिएबल्स के बारे में कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। वेरिएबल क्यों यूज होता है, डेटा को होल्ड करने के लिए, और वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। सो वेरिएबल इज यूज टू होल्ड द डेटा, ठीक है। सो वेरिएबल यूज होता है डेटा को होल्ड करने के लिए, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन वैरी, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू कभी भी वैरी हो सकती है, कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अब जैसे आपने यहां पर वेरिएबल को डिफाइन किया, सो मैंने यहां पर डिफाइन किया a, ठीक है। अब यहां पर हर वेरिएबल में आप डेटा होल्ड कर रहे हो। अब डेटा तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का है, मुझे यहां पर होल्ड करना है, सपोज करें मुझे किसी स्टूडेंट का नाम होल्ड करना है, सो उसका नाम हो सकता है, सो मुझे यहां पर सागर ये नाम होल्ड करना है, फिर मुझे उसकी एज होल्ड करना है, फिर हो सकता है मुझे उसका मोबाइल नंबर होल्ड करना है, उसका ईमेल एड्रेस होल्ड करना है। इतना सारा डेटा है हमारे पास। अब आपने एक वेरिएबल बनाया और आपने उसमें डेटा होल्ड किया, लेकिन सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आपको किस टाइप का डेटा वहां पर होल्ड करना है। देखिए, अपेक्स एक स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, वेरिएबल में आप जिस टाइप का डेटा होल्ड करना चाहते हो वो टाइप आपको पहले यहां पे डिफाइन करना होगा कि किस टाइप का डेटा आप इसमें होल्ड करने वाले हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पहले वेरिएबल डिफाइन किया और बाद में आप ये पता होगे वहां पर कि आपने किस टाइप का डेटा वहां पर स्टोर करना है। नहीं, अपेक्स में ये पॉसिबल नहीं है। आपको जब वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसी टाइम पर आपको ये बताना होगा कि इस वेरिएबल में आप किस टाइप का वैल्यू होल्ड करने वाले हो। चाहे तो आप वैल्यू बाद में होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर वेरिएबल जब आप डिफाइन कर रहे हो
उसी टाइम पर उसको डेटा टाइप बताना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करें, अपेक्स को स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। सो विदाउट डेटा टाइप आप वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। सो जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसी टाइम क्या करते हैं, हम उसका टाइप भी बताते हैं। सो इंटीजर ए, अब इस ए में किस टाइप की वैल्यू होल्ड करने वाले हम लोग, इंटीजर वैल्यू। सो अब डिफाइन करने के लिए अब यहां पर वैल्यू आपने असाइन करना है। ये तो हुआ सिर्फ डिक्लेरेशन, इतना पार्ट, ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ये जो एक्सेस मॉडिफायर ये ऑप्शनल है, आप डिफाइन करिए या मत करिए तो भी आपका कोड रन होता, ठीक है। कुछ डिफॉल्ट एक एक्सेस मॉडिफायर यहां पर सिस्टम से दिया होता है। अगर आपने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया तो एक डिफॉल्ट होता है। क्या डिफॉल्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने यहां पर इसको डिफाइन किया, अब यहां पर हुआ ये सिर्फ डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन, तो आपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब मुझे इसमें वैल्यू को होल्ड भी करना है, ठीक है। जब आपको वैल्यू को होल्ड करना होता है मतलब उसमें असाइन करना होता है, सो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। तो आपको वैल्यू भी असाइन करना है। अब वैल्यू कैसे असाइन होती है देखिए। सो आपने कहा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो आपने अभी यहां पर इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू, तो इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर नहीं कहते, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आपने एक वैल्यू असाइन किया है 10 वैल्यू, किसमें, a नाम के वेरिएबल में। और जिस टाइप की वैल्यू आप असाइन करें उसको हम कहते हैं लिटरल, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, लिटरल्स। सो लिटरल्स का मीनिंग क्या होता है, सो लिटरल्स the value assigned to a variable। so जिस टाइप की वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वो क्या होता है आपका लिटरल। अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन किया तो इंटीजर लिटरल, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपने बताया तो स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो वैल्यू आप दे रहे हो वेरिएबल को वो आपका लिटरल है। अब ऑपरेटर्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और हर एक ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ऑपरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी हमने डिस्कस किया है वेरिएबल्स, फिर हमने लिटरल्स के बारे में डिस्कस किया। अब इस वेरिएबल्स में मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ठीक है। किसी को आइडिया है कितने टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स? Three types of variables. 3 types. थ्री टाइप्स, बताइए वन बाय वन। Instance variable. इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स एंड Global. Global variable. global variable, सोचिए। Static variable. स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। सो तीन टाइप से हमारे पास वेरिएबल्स के, तो इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। अब इन तीनों को हम जब डिस्कस करेंगे जब पहले हमें मेथड को डिस्कस करना होगा, क्योंकि हमें अगर इसके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हर एक चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा कि जब हम यहाँ पर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फिर उसमें इंस्टेंस वेरिएबल कौन है, लोकल वेरिएबल क्या है, फिर उनकी स्कोप क्या होता है, उनको कैसे यूज करना होता है, ठीक है, उनके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले मेथड्स को पता होना चाहिए कि मेथड्स को कैसे डिफाइन करना है, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं। जब आपको मेथड्स पता चलेगा उसके बाद हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये याद करते हुए चलना है कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। अभी मैं फिलहाल आपको थ्योरी बता सकता हूं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मेथड्स के बाद ही मैं आपको शो कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेथड को जब आप डिफाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। सो टाइप्स आपको पता चले कि वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। सो वेरिएबल का आपको क्लियर है। अब इस वेरिएबल में जो डेटा आप होल्ड करते हो तो उस डेटा में एक टाइप होता है, ठीक है। हर डेटा का कोई ना कोई टाइप होगा, किसी इंटीजर टाइप का डेटा है या फिर वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या फिर वो बुलियन टाइप का डेटा है, तो वो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डिफाइन करना है। सो हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा डेटा टाइप। ओके, क्या होता है डेटा टाइप का मीनिंग? बताइए डेटा टाइप का मीनिंग क्या होगा? Which type of data it is? It will.
जो भी वेरिएबल आप यहाँ पर बना रहे हो उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। सो डेटा टाइप आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है। अगर आपने डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया तो आप कोई भी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते, वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं होगा अगर आपने यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया। अगर बेसिक की बात करें सो आपको पता है कि इंटीजर टाइप का कुछ डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का कुछ डेटा है, बुलियन टाइप का कुछ डेटा है, ये तो सभी को पता होगा, राइट। अब इसमें कुछ कैटेगरीज है, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक लेवल पे है। अब यहाँ पर आता है आपका प्रिमिटिव टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, वहाँ पर कलेक्शन टाइप्स है, ठीक है, एस ऑब्जेक्ट टाइप्स है। सेल्सफोर्स में आपके पास एस ऑब्जेक्ट टाइप है, देन फिर आप ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा भी यहाँ पर बनाएंगे, तो वो सारी चीजें हैं। सो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है, जो बेसिक है। अगर मुझे न्यूमरिक टाइप का डेटा क्रिएट करना है, सो न्यूमरिक टाइप। अब इस न्यूमरिक में हमारे पास दो टाइप्स है, एक होता है इंटीजर और एक होता है लॉन्ग। देखिए इंटीजर भी सेम है, लॉन्ग भी सेम है। इंटीजर में अगर मुझे कोई नॉर्मल वैल्यू यूज करना है जैसे कि 100 है तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर को डिफाइन करूंगा। अब सिंटैक्स सेम, पब्लिक, और जो भी डेटा टाइप आपको चाहिए वो। सो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, देखिए, सो पब्लिक, देन यहां पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, डेटा टाइप, यहां पर आपने बताया वेरिएबल, ठीक है, और वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको यहां पर रखना है। सो डेटा टाइप, सो वेरिएबल के पहले आपको कोई भी टाइप का डेटा, फिर वो इंटीजर हो सकता है या फिर वो लॉन्ग हो सकता है। सो अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा क्रिएट करना है, इंटीजर मींस कोई भी एक न्यूमरिक वैल्यू, अगर वो एक स्मॉल वैल्यू है तो आप इंटीजर में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि मुझे एनुअल रिवेन्यू है या फिर कोई भी ऐसी वैल्यूज है जो, अगर सपोज करें कि आपके कुछ क्लाइंट्स है, उन क्लाइंट्स का डेटा आपको स्टोर करना है, उनका एनुअल रिवेन्यू, तो एक बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसी वैल्यूज को होल्ड करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, लॉन्ग, ठीक है, जिसमें 8, 9, 10 ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, लॉन्ग डेटा टाइप। और जब आप इसको डिफाइन करते हो, सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कैसे डिक्लेयर करना है, लॉन्ग, सो एनुअल रिवेन्यू, और जब आप यहां पर वैल्यू असाइन करते हैं, सो कोई भी ऐसी वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। इसके लास्ट में सिर्फ हमें एल डिफाइन करना होता है, ठीक है, तो सिस्टम इसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट में हम यहां पर डिफाइन करते हैं एल, तो एक इंटीजर टाइप की डेटा और एक लॉन्ग टाइप का डेटा। अब इस न्यूमरिक में ही और एक टाइप है, ये तो कंप्लीट वैल्यू होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कुछ पॉइंट में वैल्यू होल्ड करना है, यस और नो, वैल्यू पता है आपको, ऐसी भी वैल्यूज हमें डिफाइन करना होता है। इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इन वैल्यूज को, डेसिमल, राइट। अब देखिए, सो डेसिमल में भी अगर मुझे पॉइंट में कुछ वैल्यू होल्ड करना है तो यहां पे भी सेम, एक है आपके पास डेसिमल और डबल। अब जैसे मुझे नॉर्मल वैल्यू होल्ड करना है सिंपल सा, सो मैं 10.00 ऐसे वैल्यू होल्ड करूंगा डेसिमल में। बट अगेन अगर कोई एक लार्ज वैल्यू है तो वैसी वैल्यूज को होल्ड करने के लिए मुझे क्या यूज करना होगा, डबल यूज करना होगा। और वहां पे भी सेम, जब लास्ट में आप इसकी वैल्यू को होल्ड करोगे, जैसे कि मुझे वैल्यू होल्ड किया, सो 10.00 1 2 3 4 5 6 ऐसी कुछ वैल्यू, और लास्ट में मुझे डिफाइन करना होगा डी, और इसको डिफाइन करने के लिए भी सेम, सो डबल, देन वैल्यू को भी वैल्यू, और यहां पर आप इससे वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो न्यूमरिक में आपके पास है इंटीजर, लॉन्ग, डेसिमल और डबल, तो ये आपकी न्यूमरिक टाइप की वैल्यूज है। अब इसके बाद अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड करना है, वो तो सिंपल है, ये पता है सभी को, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, यस, स्ट्रिंग टाइप, ये तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम इसको यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप डेटा को, ठीक है। सो स्ट्रिंग में कोई भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स। अब इन कैरेक्टर्स को मुझे होल्ड करना है तो मैं क्या करूंगा, सब यहां पर आपको ऐसे सिंगल कोट में इसको डिफाइन करना होगा, जो भी वैल्यू होगी। सो मुझे अगर डिफाइन करना है, सो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, तो मैं यहां पर डिफाइन करूंगा, सो सागर, तो इस तरीके से आप यहां पर क्या करते हो, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा डिफाइन कर रहे हो। अब इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल है, जैसे कि बुलियन अगर मुझे डिफाइन करना है, सो आप बुलियन को भी डिफाइन करो। बुलियन का क्या मीनिंग होता है, बुलियन में क्या वैल्यूज होती है बताइए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड सो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज में भी आप इसको डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद अगेन आपके पास डेट मेथड्स भी आती है। डेट में अगर मुझे कोई डेट टाइप की वैल्यू होल्ड करना है
तो वो भी हम यूज करते हैं डेट टाइप का डेटा, ठीक है, डेट है, देन ब्लॉब है, देन आईडी है, ऐसे मल्टीपल टाइप का डेटा आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपका प्रीम्यूटेड टाइप है। सो डेट टाइप, तो जब हम एक्चुअल में इसको यूज करेंगे और जब हमारे पास नीड आएगी कोडिंग में, तब हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसमें डेटा कैसे स्टोर करना है। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, ठीक है, तो ये सभी डेटा हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मतलब जो अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है, जो हमने क्लास डिफाइन किया, फिर उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया, जो हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट होते हैं सेल्सफोर्स में, ठीक है, उसके बारे में भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। कभी ये ट्राई किया है गाइस, क्लास का भी ऑब्जेक्ट है अकाउंट, तो उसका ऑब्जेक्ट आप ऐसे बनाते हो ना, अकाउंट ACC इज इक्वल टू न्यू अकाउंट, यस करेक्ट, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हम लोग। Yes, sir. Yes. अगर अकाउंट नाम से ये क्लास होगी, तो अगर आपके पास, अगर मैंने ऐसे क्लास बना लिया, सो पब्लिक क्लास नेम, और क्लास नेम में मैंने दे दिया अकाउंट, पॉसिबल होगा या नहीं? अब इसका भी तो ऑब्जेक्ट वैसे ही बनता है, अकाउंट नाम चाहे मैं कुछ भी दे रहा हूं, सो ACC इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। अब इस ऑब्जेक्ट पे आपने कुछ फील्ड्स ऐड किया है, मतलब ACC डॉट ऐसे कुछ भी अब एक्सेस करके देखिए कौन सा एक्सेस होगा, मतलब किसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्लास में भी है, आपका एस ऑब्जेक्ट भी है, और आपके एक नॉर्मल क्लास है जो आपने क्लास बनाया। ये क्लास क्रिएट करना पॉसिबल है या नहीं ऑब्जेक्ट के नाम से? Yes, sir. पॉसिबल है। पॉसिबल है, कर Yes, सकते sir. हैं, बना सकते राइट। अब हाँ। इसको ट्राई करके देखिए कि यहाँ पर अगर मुझे कॉल करना है, सपोज करिए कि एक ही इसमें मैंने किया, तो ये ऑब्जेक्ट किसका बनेगा पहले। अगर मैंने क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू में कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए जा रहा हूँ, तो किसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस हो रही है, तो ये हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। अब फिर बाकी जो हमारे पास है कलेक्शन टाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलेक्शन टाइप। ओके, अब कलेक्शन में कितने टाइप्स होते हैं पता है आपको? कलेक्शंस तीन टाइप्स, लिस्ट Three सेट में। सेट। Max. मैं फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर कोई भी सिंटैक्स नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तभी मैं बताऊंगा कि लिस्ट सेट मैप कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसका सिंटैक्स होता है, सारी चीजें, क्योंकि हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा डिटेल में हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, लिस्ट सेट और मैप को। अभी तक बताइए, अभी हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया फंडामेंटल्स में? हमने कीवर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, और लिटरल्स, हैं। Class and object. क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, और यहाँ पे डेटा टाइप्स। ओके, आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या होता है? यूजर डिफाइंड नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एलिमेंट। फिर आपने नाम दिया जैसे कि क्लास नेम, ये आपने अपने मन से नाम दिया, यस और नो। देन आपने वेरिएबल का नाम दिया, अपने मन से दिया नाम आपने, यस और नो। फिर आपने मेथड का नाम दिया, सो मेथड नेम। तो ये सब क्या है? यूजर डिफाइंड नेम है, जो आप नाम दे रहे हो, वो एक आइडेंटिफायर है। और इस आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, इसको आप देख लीजिए कि क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे है कि जो कन्वेंशंस है, कि जैसे क्लास नेम अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, और फिर जो अनदर वर्ड आता है तो उसको भी हमें कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पर क्लास बनाना है, सो अकाउंट ट्रिगर मुझे बनाना है, अकाउंट ट्रिगर हैंडलर, कोई भी आप ऐसे बनाते हो तो उसका नेमिंग कन्वेंशन ऐसे ही आपको फॉलो करना होगा। अकाउंट एक वर्ड आया, फिर उसके बाद आप क्या करिए, ट्रिगर हैंडलर, सो ट्रिगर एंड हैंडलर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नाम देते हैं जब भी आप क्लासेस क्रिएट कर रहे हो, तो ये कुछ कन्वेंशंस होते हैं, ये फॉलो करना जरूरी है, ठीक है, कोडिंग में। अब अगर किसी ने स्टार्ट कर लिया अकाउंट, अगर मैंने स्मॉल लेटर से भी क्लास का नाम स्टार्ट किया तो उसमें कोई मेरे एरर्स नहीं आएंगे, लेकिन ये हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कन्वेंशंस हम यूज नहीं कर रहे, जो कोडिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं ये फॉलो करना जरूरी है। तो ये हुआ क्लास नेम के लिए। सेकेंड, अगर मुझे वेरिएबल डिफाइन करना है या फिर मुझे कोई मेथड नेम डिफाइन करना है तो इसमें हम कैमल केस यूज करते हैं कि फर्स्ट लेटर स्मॉल से स्टार्ट होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है
कंपनी नेम, तो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे कंपनी, और जैसे न्यू वर्ड आया फिर उसके बाद से आप उसको कैपिटल में कर सकते हैं। फिर ये सेम रूल फॉलो होता है आपके मेथड नेम के लिए, क्लास ने जैसे आपका जो वेरिएबल नेम है उसके, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर बनाने वाले हैं, चाहे वो लिस्ट का नाम हो, सेट का नाम हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो उसके लिए आप सेम रूल यहाँ पर यूज करेंगे। अब अनदर जो मस्ट रूल्स है जो आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि स्पेस अलाउड नहीं है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कुछ कैरेक्टर्स ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि कोई भी कैरेक्टर्स जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल है वो आप यूज कर पाए, ऐसी चीजें जो है उसके रूल्स में आती है, और अगर वो आपने फॉलो नहीं किया तो आपको कंपाइलर एरर देगा, ठीक है, कंपाइलर आपको एरर रिटर्न करता है। लेकिन जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और अगर आपको ट्रिगर लिखने के लिए कहा जाए या फिर आपको कुछ अपेक्स कोड लिखने के लिए कहा जाए, तो आपको ये कन्वेंशंस ध्यान में रखना जरूरी है कि क्लास नेम आपने स्मॉल से किया, कोई ऐसा नाम दे दिया जो मीनिंगफुल नहीं है, तो ऐसे नहीं करना है। आपका जो इंप्रेशन होता है वो आपकी कोडिंग स्टाइल से भी जाना जाता है, ठीक है। सो जब भी आप कोड कर रहे हो तो प्रॉपरली रूल्स के साथ ही उसको करना है, ठीक है। उसका प्रॉपर नेम होना चाहिए, जो कन्वेंशंस है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपरली देना है, ठीक है। तो एक अच्छा इंप्रेशन वहां पर जाता है इंटरव्यूज में। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर आता है ऑपरेटर, ठीक है। अब ऑपरेटर्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटर्स को, और फिर ये फंडामेंटल चीजें फिनिश हो जाती है, और फिर हम कल मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब बताइए ऑपरेटर्स के बारे में, क्या होता है ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या होता है, कोई बता पाएगा? क्या है ये? ऑपरेटर है या नहीं? 10+20 ऑपरेटर है? Yes sir, plus क्या कर रहा है ये ऑपरेटर? plus add. ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। सो ऑपरेटर क्या काम क्या है? सिंपल, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना और आपको रिजल्ट रिटर्न करना, ठीक है। वो क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, ये हमारे ऑपरेंड्स है, और ये है आपका ऑपरेटर। सो ऑपरेटर का काम होता है मल्टीपल ऑपरेंड्स पे कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना और आपको रिजल्ट रिटर्न करना। अब ऑपरेटर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और हर एक का मीनिंग डिफरेंट है। जैसे कि कुछ अगर हम बेसिक कैटेगरीज की बात करें जो ज्यादातर हम यहां पर यूज करने वाले हैं, तो जिसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और बताइए, रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब देखिए, अब यहां पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको अरिथमेटिक सिंपल है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको अरिथमेटिक रिजल्ट रिटर्न करते हैं, एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ऑपरेटर्स हमेशा आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, यस और नो? मैंने यहां पे डिफाइन किया 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू। ट्रू, करेक्ट। तो हमेशा इसका इसी स्टाइल में आंसर आएगा, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। इसके अलावा कोई भी आंसर आपका नहीं आने वाला है रिलेशनल ऑपरेटर्स में, ठीक है। अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस। देखिए, अगर आपको लॉजिकल प्रोग्रामिंग करना है, कोई भी कोड आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको ये हेल्प करेंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे ज्यादा यहां पर आपकी गलतियां होती है जब आप कोई वैलिडेशन रूल इंप्लीमेंट कर रहे हो। वैलिडेशन रूल में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जहां पर भी लॉजिकल की बात आएगी तो वहां पर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करना है। कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे पास? 3 एंड और नॉट। और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। सबसे ज्यादा आप ये यूज कर रहे हो। नॉट ऑपरेटर निगेशन है, सिंपली यहां पर ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। और इंपॉर्टेंट यहां पर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। जब आप एक्चुअल कोड पे वर्क करेंगे तो वहां पर जो वैलिडेशन भी होते हैं मल्टीपल लाइंस के होते हैं, 10 लाइन के सिर्फ आपके वैलिडेशन रूल्स है, तो वो आपको समझना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कुछ एग्जिस्टिंग वैलिडेशन है, आपको उसमें चेंजेस करना है, तो पहले जब आप उस एग्जिस्टिंग वैलिडेशन को समझेंगे तब जाके तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर कितने सारे एंड ऑपरेटर है, कितने सारे और ऑपरेटर है, सिर्फ इन ब्रैकेट्स की हेल्प से आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है।
पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसका क्या आउटपुट आता है, प्रॉपरली उसका एक फाइनल रिजल्ट, क्योंकि आपने चाहे कितना भी लिखा होगा लास्ट में तो आपको एक ही आंसर आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो वो आपको सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि इनका मीनिंग क्या है कि ये मल्टीपल कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और आपको सिर्फ एक रिजल्ट लाके देते हैं। ठीक है, अब तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इसकी वर्किंग पता है आपको, एंड ऑपरेटर की और ऑपरेटर की? Yes, sir. Yes, sir. एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? Sir, अगर कोई एंड ऑपरेशन सर, जैसे दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तभी ट्रू देगा रिटर्न, और ऑपरेटर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहेगा तो ट्रू देगा, दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स देगा। और देखिए एंड ऑपरेटर सिंपल, ये दोनों जो है ऑपरेटर्स ये मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं, चाहे वो एंड ऑपरेटर है या फिर वो और ऑपरेटर है। अब यहां पे अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट्स मैंने यहां पर डिफाइन किया, 10 is greater than 5 and 10 is less than 8, क्या आएगा इसका आंसर? कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना होगा। पहला 10 greater than 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। Then and operator 10 is less than 8, फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट। अब देखिए एक का आंसर ट्रू आया, एक का आंसर फॉल्स आया, लेकिन दोनों को मैंने कंबाइन किसके थ्रू किया है? एंड ऑपरेटर के थ्रू। एंड ऑपरेटर की वर्किंग क्या करती है? जब ऑल कंडीशंस ट्रू होंगी तभी मेरा रिजल्ट ट्रू आने वाला है, अदरवाइज उसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। क्या यहाँ पर कंडीशंस ट्रू है सभी? नो। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा? फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है गाइज, तो आप एक बार इसको रिवाइज करिए एंड ऑपरेटर के बारे में या फिर और ऑपरेटर के बारे में, या कल के सेशन में हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को, सिर्फ एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बताइए, समराइज कर लेते एक बार कि क्या क्या चीजें आज हमने डिस्कस किया। हमने स्टार्ट किया, देखिए अभी तक आपको क्या क्या चीजें यहां पर आनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज क्या होती है। हमने एमवीसी पैटर्न से स्टार्ट किया था। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये भी पता होना जरूरी है कि एमवीसी क्या होता है। ठीक है, फिर हमने एक लैंग्वेज के बारे में समझा, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखा कि क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों हम यूज करते हैं, उसकी नीड क्या है। तो कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर को वो समझ नहीं रहा है, तो वो एक अनदर डिवाइस यूज कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, अब वो ये भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो भी हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या होता है। ओके, फिर इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने कहा कि जब हम अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो मुझे उसके लिए पहले क्लास बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लास बनाएंगे तभी तो हम कोड लिख पाएंगे, तो उसके लिए हमने फिर डिस्कस किया कि क्लास क्या होता है। अब फिर आपने कहा कि आपने क्लास तो बना लिया, फिर इसको कॉल कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो उस क्लास के लिए इसका इंस्टेंस बनाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। फिर हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होती है। तो आज हमने मेनली सिर्फ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, वेरिएबल्स को। तो वहां पर हमें कितनी सारी टर्म्स मिली, हमें कीवर्ड्स मिले, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई वहां पर बताइए। कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर हमने डिस्कस किया, देन लिटरल, ऑपरेटर्स। ठीक है, ओके देन ओके गाइस, तो इतना आपको यहां पर चीजें आनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? बताइए, जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया यहां तक सब लोग सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकता है कोई प्लीज जल्दी? इसका एक स्क्रीनशॉट निकालिए और ग्रुप पे शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर कर पाए। नोट्स बना लीजिए आप इनके। सर कैसे ग्रुप पे शेयर करें, एक्सेस आएगा तो? नहीं, हाँ प्रोवाइड किया आई थिंक कल अपेक्स वर्कशॉप में है आप लोग, अपेक्स वर्कशॉप।
ओके गाइस, कोई भी इसका No, पिक्चर sir. निकाल के रखे। कर पा रहे हो कर क्या दिया। मैसेज? कर पा हाँ रहे हो कर क्या? दिया कर दिया। हाँ भेज दिया सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए सभी टॉपिक्स का। और ये वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन हमें पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी, क्या होता है कि अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो आपके फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए वो आपको पूछते हैं कि ये लाइन का मीनिंग आप मुझे बताइए, ये अगर मैंने नहीं लिखा तो क्या होता, वो वॉइड जो आपने वहां पर दिया क्यों दिया। अब आपको सिर्फ सूडो कोड लिखने के लिए कहा और आपने एक मेथड बनाया और वहां पर आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, जबकि मुझे उसको कॉल भी नहीं करना है। तो फिर आपने स्टैटिक कीवर्ड को यूज किया, अगर नहीं करते तो क्या होता। तो इन सभी का मीनिंग पता होना जरूरी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हर बार जो भी कीवर्ड आ रहा है, उस हर एक कीवर्ड का मीनिंग पता करना जरूरी है। तो प्रैक्टिस उस लेवल से करिए। और कोडिंग जब हमारा स्टार्ट होगा कल से, कल हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की मेथड्स होती है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर वहाँ पर वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और फिर हमारा एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग पार्ट आता है जिसमें इफ एल्स का स्टेटमेंट्स है, फिर वहाँ पर कुछ मैं लॉजिकल क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस करिए बस डेली, जिस दिन जो टॉपिक हुए हैं उसी दिन उसको रिवाइज करिए, उसको प्रिपेयर करिए। ओके ओके गाइस, देन अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और कोई भी क्वेश्चन है तो ग्रुप पे मैसेज करिए, वहां पर आपको एक्सेस दिया हुआ है मैसेज करने के लिए। ओके देन, कोई क्वेश्चन है आपके? ओके गाइस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।